हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्णवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में हम सब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो श्रृंखला है उसमें एक और कड़ी और एक महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो जोड़ने वाला हूं और मैं आपको यह बतलाने वाला हूं कि असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी के नेतृत्व में जो दूसरा मास मूवमेंट चलाया गया वो सविनय या नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। इस सविनय नागरिक अवज्ञा आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पर ले गया और ब्रिटिश सरकार के लिए एक जोरदार चुनौती उत्पन्न की। और ब्रिटिश सरकार ने 1947 में हिंदुस्तान को जो आजादी प्रदान की थी वो निश्चित रूप से उसके बहुत सारे कारणों में से एक कारण जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी जो है माना जा सकता है, क्योंकि भिन्न भिन्न आंदोलनों के संचित जो परिणाम थे वही परिणाम 1947 ईस्वी में भारत की आजादी के रूप में सामने में आया। हम लोग आज के इस क्लास में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी नागरिक अवज्ञा आंदोलन के चलाए जाने की जो है पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई, वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसने कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे एक नए आंदोलन चलाने की आवश्यकता महात्मा गांधी को महसूस हुई और किस तरह से भारत की जो जनता थी गांधी जी के आह्वान पर कैसे इस आंदोलन में शरीक हो गए, कैसे गांधी जी के एक नमक कानून के मुद्दे ने इतने बड़े आंदोलन को जन्म दे दिया, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। कैसे जो है कहा जाता है कि ब्रेल्सफोर्ड नामक एक पत्रकार ने शुरू में ये उपहास किया था कि क्या नमक कानून के मुद्दे से किसी ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्ञी को उसके पद से विमुक्त किया जा सकता है? क्या एक समुद्र के एक केतली में उबलता हुआ जो पानी है, क्या उस पानी से किसी सम्राट या साम्राज्ञी को उसके पद से च्युत किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है? ये सारी बातें जो है ब्रेल्सफोर्ड ने कहा था। और ये बात जान लीजिए कि 1930 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसका भी दमन ब्रिटिश सरकार ने अन्य आंदोलनों की तरह किया और वो जो उसका लक्ष्य था उसकी वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक जो है पहुंच नहीं सका तात्कालिक रूप से। लेकिन ब्रेल्सफोर्ड ने यह कहा था कि भले ही सविनय अवज्ञा आंदोलन हिंदुस्तान के लिए पूर्ण स्वराज्य को हासिल नहीं कर सका, किंतु भारतीयों ने इस आंदोलन के माध्यम से अपने दिलों में जगह हासिल कर ली थी। तो वास्तव में यह सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक महत्वपूर्ण जो है विशेषता है। हम लोग थोड़ा सा इस बात को भी समझ लेंगे कि 1920 में जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ उसका नाम असहयोग आंदोलन है। 1930 के आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया, लेकिन बहुत सारी किताबों में आप पढ़ते होंगे कि 1930 में गांधी जी ने एक असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। तो आपके मन में कंफ्यूजन हो सकता है कि 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, 1930 में असहयोग आंदोलन नहीं था, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो आपको ये लगता है कि किताब में शायद जो है वो गलत जो है लिख दिया गया, लेकिन वास्तव में किताब में गलत नहीं लिखा हुआ है। 1930 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वह भी एक प्रकार का आप ये कह सकते हो कि असहयोग आंदोलन ही था। ठीक है, 1920 में जो असहयोग आंदोलन था आप ये कह सकते हो कि उसमें कुछ अधूरे काम पड़े हुए थे, उसी को वहां से कंटिन्यूड किया गया। और वो अधूरा काम क्या था, आप इसको ऐसे समझिए कि 1920 में असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ उसके असहयोग के जो कार्यक्रम थे आप याद करिएगा, और नहीं तो आप असहयोग आंदोलन का खिलाफत आंदोलन का जो वीडियो है वो वीडियो आप देखिएगा। उसमें हमने असहयोग के जो कार्यक्रम बनाए थे उसमें दो तरह के कार्यक्रम थे, एक नकारात्मक था और दूसरा सकारात्मक था। ठीक है, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक कार्यक्रम में का मतलब है जो हमें नहीं करना था, और क्या नहीं करना था, हमें उपाधियों को धारण नहीं करना था, हमें चुनाव में भाग नहीं लेना था, हमें सरकारी अदालतों में नहीं जाना था, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में पार्टिसिपेट नहीं करना था, उसमें नहीं जाना था। और उन्होंने कहा कि ये सारे जो कार्यक्रम हैं असहयोग के, ये जो है कानूनी कार्यक्रम है, इसमें किसी तरह का कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं होता है। लेकिन जो है गांधी जी ने कहा कि पहले ऐसे कार्यक्रम ही असहयोग के अपनाए जाएंगे जो कानूनी है, जो हमारे किसी भी प्रकार के कानून का उल्लंघन नहीं करता। लेकिन गांधी जी ने साथ में यह भी कहा कि ऐसे सारे कार्यक्रम को अपना लेने के बाद यदि सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो फिर हम कर ना दो लगान ना दो का सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। ध्यान रखिएगा,
जो मैं इतना एम्फेसाइज कर रहा हूं ना, इतना जो प्रेशर देके थोड़ा ज्यादा एम्फेटिकली मैं बोल रहा हूं, थोड़ा ज्यादा जोर से ज्यादा प्रेशर देके बोल रहा हूं, उसका रीजन समझिएगा कि हमारे जो है कौन से शब्द में कौन सी बात पर कैसे प्रेशर देना चाहिए। ये जो है वो क्या है कि मैं, आप नोटिस करिएगा, मैं जब भी किसी पे ज्यादा प्रेशर देने की बात करता हूं तो इसका मतलब है कि वो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हमने आपको बताया कि शुरुआत गांधी जी ने कहा कि हम उपाधियों को लौटा देंगे, यानी उपाधियों को धारण नहीं करेंगे, सरकारी अदालतों का बहिष्कार करेंगे, सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करेंगे, चुनाव में भाग नहीं लेंगे। गांधी जी ने कहा ये सारे जो कार्यक्रम है ये वैधानिक है, इस पर कोई भी सरकार आपका दमन नहीं कर सकती, आपको मना नहीं कर सकती है। उपाधि नहीं धारण करना आप कर सकते हो, उसको लौटा सकते हैं आप, ठीक है, इस पर कोई। लेकिन गांधी जी ने कहा कि पहले ये जो कानूनी असहयोग के कार्यक्रम है उस पर यदि सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो फिर हम क्या करेंगे, लास्ट में कर ना दो लगान ना दो का सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब यहां पे देखिए, ये सविनय अवज्ञा जो है असहयोग के कार्यक्रम में ही तो जुड़ा हुआ है ना। कर ना दो लगान ना दो का सविनय अवज्ञा का मतलब क्या हो गया कि कर नहीं देना है। अब कर नहीं देना है, ये याद रखिएगा, ये गैर कानूनी है। चाहे जो है वो क्या है कि कर बहुत ज्यादा हो, आप नहीं, मतलब उसको कम करने की अपील कर सकते हैं, लेकिन अगर उस टैक्स के दायरे में आप आते हो, उस टैक्स स्लैब में आते हो, तो आपको उतना टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप टैक्स नहीं देंगे तो गैर कानूनी है, लगान नहीं देंगे तो गैर कानूनी है। लेकिन जो गैर कानूनी है वो क्या करेगा, सरकार के पास आपके इस, कह सकते हैं कि एक्टिविटीज के दमन का एक अवसर है। इसीलिए सरकार से क्या है कि आप कर नहीं देंगे ना, तो आप चोरी और चोरी कर रहे हैं, और चोरी करने का मतलब है चोरी और सीना चोरी नहीं चलेगा। ये कहावत जो है वो क्या है कि हिंदुस्तान में चल रहा है। तो आप जो है वो क्या कर रहे हो, कर नहीं दे रहे हो। कर नहीं देने का मतलब है कि आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए गैर कानूनी जो असहयोग के कार्यक्रम है उसको हम बहुत ही, कह सकते हैं, आक्रामक तरीके से नहीं, उसको हम सविनय पूर्वक करेंगे, क्योंकि सरकार उसका दमन कर सकती है क्रूरता पूर्वक। इसलिए अगर उसमें हम आक्रामकता दिखाएंगे तो सरकार की और क्रूर जो है वो कार्रवाई हमारे ऊपर हो सकती है। इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कह सकते हैं कि कर नहीं देने, लगान नहीं देने का अगर हम आंदोलन चला रहे हैं तो वो गैर कानूनी है, तो उसको हम सविनय पूर्वक करेंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज आप हमारी बात को समझिए, ये टैक्स बहुत ज्यादा है, या ये टैक्स जो है वो क्या है कि वो एक प्रकार से अमानवीय है, वो एक प्रकार से क्या है कि लोगों की जो मतलब जो है उसकी स्थिति है उसको दयनीय बनाने वाली है। प्लीज आप इसको जो है, इसको इस कानून को हम जो है इसकी अवज्ञा करते हैं। आप सविनय पूर्वक यानी विनय पूर्वक, यहां पे आप एग्रेशन नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो गैर कानूनी है, भले ही वो ज्यादा है, लेकिन अगर कानून बन गया तो वो उसका उल्लंघन एक प्रकार का गैर कानूनी है, उसका असहयोग गैर कानूनी है। और अगर असहयोग उसके साथ करना ही है तो आप एग्रेसिव मोड में नहीं कर सकते हो। इसलिए गांधी जी ने कहा कि ऐसे कानून का की जो अवज्ञा है वो सविनय पूर्वक करेंगे। इसीलिए असहयोग का ये सारे जो कार्यक्रम है ना, जो अपेक्षाकृत गैर कानूनी है, उसकी जो अवज्ञा है, उसका जो असहयोग है, वो क्या होगा, वो सविनय पूर्वक होगा। इसीलिए इसको जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया। लेकिन आपको मालूम होगा कि जब 1922 तक गांधी जी के जो असहयोग के ऊपर के जो कार्यक्रम थे, जो कानूनी कार्यक्रम थे, जो वैधानिक कार्यक्रम थे, यानी उपाधियों को लौटाना, इसके बाद जो है सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना, शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करना, चुनाव का बहिष्कार करना, ये सारे कार्यक्रम जब गांधी जी ने 1922 तक अपना लिया, लेकिन सरकार पर जू तक नहीं रहेंगे, कान में जू तक नहीं रहेंगे, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। तो गांधी जी पर दबाव बढ़ने लगा कि अब जो अंतिम हमारे पास जो कार्यक्रम है, कर ना दो लगान ना दो का सविनय अवज्ञा, 1922 की बात बता रहा हूं, ध्यान करिएगा, ठीक है ना, कि उनके ऊपर प्रेशर बनने लगा। और प्रेशर बनने लगा कि नहीं, सविनय अवज्ञा स्टार्ट करिए, अब कर ना दो लगान ना दोगा, वो सब कार्यक्रम से चलना नहीं है, अब थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में जो है हमें आना पड़ेगा, और अब हमें गैर कानूनी तरीके अपनाने पड़ेंगे, लेकिन हम सविनय पूर्वक करेंगे, ठीक है ना। तो गांधी जी के ऊपर प्रेशर बनने लगा, और इसी पर विचार विमर्श के लिए कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक जो है बारदोली में चल रही थी। उसी समय विचार हो रहा था कि कैसे कर नहीं दो लगान ना दो का आंदोलन चलाएंगे, कैसे, उसका क्या रूप होगा, कहां से प्रारंभ किया जाएगा,
इसी पर विचार विमर्श हो रहा था, तब तक उधर हो गया चौरी चौरा कांड। और चौरी चौरा कांड में जैसा कि हमने आपको बताया था कि वहां पर एक मतलब जो है वहां पर एक असहयोग आंदोलनकारियों के क्रुद्ध भीड़ ने वहां की एक पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। और गांधी जी के सबसे छोटे पुत्र देवदास गांधी, ध्यान रखिएगा 5 फरवरी 1922 ईस्वी को यह घटना घटित हुई और 9 फरवरी को गांधी जी को पता चला। आप ये सोच सकते हैं कि उस समय क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कितना फास्ट था और आज जो है वो कितना फास्ट है। एक 22 पुलिसकर्मी मारे गए, छोटी मोटी घटना नहीं थी। और 5 फरवरी को हुआ, गांधी जी को पता बारडोली में कब चल रहा है, 9 फरवरी, 4 दिन के बाद। और वो कौन दे रहे हैं, गांधी जी के छोटे पुत्र देवदास गांधी जो है वो कहे कि वो सूचना दे रहा है। ये सवाल आया हुआ था कि चौरी चौरा कांड की घटना की खबर गांधी जी को बारडोली में किसने दिया, तो गांधी जी के सबसे छोटे पुत्र देवदास गांधी ने दिया। और गांधी जी को जब पता चला तो गांधी जी का जो है वो मन खिन्न हो उठा, क्योंकि गांधी जी ने हमेशा उन्होंने जो है अहिंसा की वकालत की, तो आंदोलन हिंसक हुआ, 22 पुलिसकर्मी मारे गए, ठीक है ना। तो गांधी जी इसी बात से क्षुब्ध होकर, इसी बात से नाराज होकर, आपको मालूम है कि उसी बारडोली की बैठक में एक प्रस्ताव पारित करके असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। कब, 12 फरवरी 1922 को। तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, यानी अब जो बात है, बाकी और बातें तो मैंने सब आपको बताया, लेकिन बाकी जो मैं जो बात यहां पे कहना चाहता हूं कि वो ये कि उसी समय असहयोग आंदोलन, अगर चौरी चौरा कांड घटित नहीं होता तो कर ना दो लगान ना दो का सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता, लेकिन वो वहां पे अधूरा रह गया। इसलिए 1930 में जो आंदोलन प्रारंभ हुआ, ऐसा नहीं हड़ताल यहां पे नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि उपाधियों को नहीं लौटाया गया, ऐसा नहीं है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि अदालतों का बहिष्कार नहीं किया गया, ऐसा नहीं। तो ये सब चीज हुआ, लेकिन फिर भी हम सविनय अवज्ञा क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि जहां असहयोग आंदोलन उपाधियों को लौटाकर प्रारंभ किया गया, जो असहयोग के वैधानिक तरीके थे, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे स्टार्ट हुआ है, नमक कानून तोड़कर। नमक कानून, बिना सरकारी लाइसेंस लिए नमक ना तो बना सकते थे ना बेच सकते थे, ठीक है। और आप उस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सविनय पूर्वक करोगे ना, इसी वजह से इसको कहा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन कानून की अवज्ञा है, कानून के साथ असहयोग कर रहे हो, इसलिए असहयोग आंदोलन तो है ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग जो है नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें सीधे तौर पे कानून की अवज्ञा के साथ ही वो आंदोलन को प्रारंभ किया जाना था। और वहां उपाधियों को लौटाकर गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटाई, जमनालाल बजाज ने नवाब बहादुर की उपाधि लौटा दी, और वो उपाधि लौटाकर उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। बट सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ जो है वो किसके साथ हो रहा है, वो हो रहा है नमक कानून को तोड़ने से। तो आप जो है यहां पे सूक्ष्म जो अंतर है उस अंतर को समझिए, जिसको आप शायद किताबों में पढ़ेंगे लेकिन इतना स्पष्ट रूप से आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। बात थोड़ी और आगे अब मैं बढ़ाता हूं, ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो परिस्थितियां थी ना, वो क्यों प्रारंभ हुआ, अगर मैं उसके बारे में अगर आपको बतलाऊं तो उसके रीजन क्या थे, उसका क्या कारण था। कारण की अगर आप बात करिए तो कारण क्या है कि 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ। अब यह समझना है कि 1922-1930 के बीच के 8 वर्षों में जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही होगी जिससे भारतीयों में जो राष्ट्रवाद की भावनाएं थी वो खुदबुदा रही थी, ठीक है। वो कहीं ना कहीं बना हुआ था और उसको एक शेप जो है वो क्या है कि केवल और केवल एक आंदोलन के माध्यम से दिया जा सकता था। लेकिन उसके लिए आंदोलन प्रारंभ करने की पूर्व क्या, देखिए गांधी जी इस बात को जो है अक्सर ये कहा करते थे। जैसे 1947 की अगर हम बात करें तो 1947 में हिंदुस्तान का विभाजन हो गया। गांधी जी ने कहा था विभाजन मेरी लाश पे होगी, लेकिन विभाजन भी हो गया, लेकिन गांधी जी की यह बात यहाँ पे इन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया था, ठीक है। बहुत आरोप लगाते हैं गांधी जी पे कि गांधी जी उस समय अनशन क्यों नहीं किया, गांधी जी ने क्यों नहीं जो है मतलब जो है विभाजन के विरोध में आप कह रहे हो कि विभाजन होगा मेरी लाश पे, लेकिन विभाजन भी हो गया और गांधी जी ने कुछ किया भी नहीं, शांति से खामोशी से स्वीकार कर लिया। तो रीजन यहां पे समझिएगा, गांधी जी की एक फिलॉसफी थी। गांधी जी ने एक बहुत ही रिमार्केबल बात कही थी और जो वास्तव में जो है डे टू डे लाइफ में उस चीज को आप महसूस कर सकते हो। उन्होंने ये कहा था कि वास्तव में क्या होता है कि आंदोलन, कोई एक नेता जो है ना वो अपने दम पर जन्म नहीं दे सकता है। क्यों नहीं जन्म दे सकता, तब तक जन्म नहीं दे सकता है, बल्कि आप ये कह सकते हो कि तब तक जन्म नहीं दे सकता है जब तक ये जनता आंदोलन के लिए तैयार नहीं हो।
और जनता किसी योग्य नेतृत्व के बिना अपने दम पर किसी आंदोलन को जन्म नहीं दे सकता, उसको एक योग्य नेतृत्व की आवश्यकता होती है। तो जनता के आंदोलन करने की इच्छा प्लस उसको एक योग्य नेतृत्व मिलना, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, इसी से क्या होता है कि किसी आंदोलन का जन्म होता है। 1947 में गांधी जी क्या है इस बात को समझ लिया कि बार बार जनता जो है ना, इतनी हिंसक घटनाएं घटित हो रही थी कि जनता भी परेशान हो गई थी, और जनता ने कहा कि नहीं, इसको ले जाने दीजिए, इनका जो क्षेत्र है इनको दे दीजिए, ये पाकिस्तान चले जाएं, ठीक है, पाकिस्तान में जो है, और उसके बाद हिंदुस्तान, यानी विभाजन अब जो है इनके साथ रहना संभव नहीं, तो उनको जाने दीजिए, ताकि आज़ादी के बाद इस तरह की जो समस्याएं, इन समस्याओं से अब हम लोग नहीं रूबरू होना चाहते हैं। अब हम आज़ाद भारत में सुकून से जीना चाहते हैं, इसलिए ऐसे जो खुरापाती लोग हैं इसको यहाँ से भगाइए, आप यहाँ से दे दीजिए, जो मांग रहे हैं उनको दे दीजिए। तो जनता अब खुद जो है ऊब गई थी। अब गांधी जी उस जनता को, जैसे कहते हैं ना, गांधी जी के एक आह्वान पर जनता जो है खड़ी हो जाती थी। अब जनता ही गांधी जी के साथ में नहीं थी, इसीलिए केवल नेतृत्व होने से आप आंदोलन कर लेंगे क्या? अन्ना हजारे बहुत सारी चीजें चाहते हैं, लेकिन क्या आज जो है अन्ना हजारे की क्या स्थिति है? क्या उनके आह्वान पर कोई जनता उनके साथ आज है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं जनता, चाहे जो भी रीजन हो, जनता अब अन्ना हजारे के आंदोलन के लिए तैयार नहीं है, इसलिए अन्ना हजारे खामोशी से बैठे हुए हैं। वो कहीं किसी कोई आह्वान एक दो बार आह्वान करके देख भी लिया, जनता उनके साथ नहीं है, तो क्या करेंगे आप? तो केवल और केवल नेतृत्व के चाह लेने मात्र से आंदोलन प्रारंभ नहीं होता है। आंदोलन के लिए जनता को भी रेडी होना पड़ता है। जनता रेडी अगर नहीं है, कोई आंदोलन प्रारंभ नहीं हो सकता है। तो सवाल यहां पे ये उठता है कि 1922 से 30 के बीच में ऐसा क्या हुआ कि जनता उद्वेलित रही, जनता में राष्ट्रवाद की भावनाएं जो है वो कह सकते हैं कि बनी रही, वो बल्कि वो एकदम जो है वो क्या धीरे धीरे एग्रेसिव मोड में आने लगी। तो हमने कई बार इसके बारे में बताया। 1922 के बाद जो है स्वराजवादी आंदोलन, हमने बताया था स्वराजवादी आंदोलन लास्ट में जो है वो क्या है कि एक प्रकार से उसका जो है वो क्या है कि वो उस आंदोलन का एक प्रकार से मौत हो गई। आप ये कह सकते हो कि वो आंदोलन समाप्त हो गया, स्वराजवादी पार्टी का ही एक प्रकार से लोप हो गया। तो सवाल जो है वो क्या है कि यहाँ पर ये उठता है कि स्वराजवादियों का क्या कोई योगदान नहीं है? यही योगदान है कि उन्होंने क्या किया, इस आंदोलन के पड़ाव वर्ष में कम से कम 23 में चुनाव हुआ, 26 में चुनाव हुआ, चुनाव में लड़े, वहाँ पे गए, विपक्ष में बैठे, फिर वहाँ पे हो हल्ला किया, भारत विरोधी सरकार की नीतियाँ जो थी उसका विरोध किया, संविधान सभा की मांग की, भारत का जो संविधान है, संविधान भारतीयों के द्वारा बनना चाहिए। ये सारी जो बातें जो कर रहे थे और उससे जो है जो विरोध हो रहा था, उससे छन छन की खबरें, छन छन कर खबरें जो है जब आम जनता में क्या है कि पहुंच रही थी, तो उससे जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जनता में राष्ट्रीयता की जो भावना जो असहयोग आंदोलन की वजह से पनपी थी वो बनी रही। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसी समय साइमन आयोग का हिंदुस्तान में आगमन होता है। साइमन आयोग का जिस तरह से अखिल भारतीय स्तर पर विरोध किया गया, उससे ये पता चल रहा था कि जनता अब जाग चुकी है, फिर से दोबारा वो तैयार हो रही है एक आंदोलन करने के लिए। साइमन आयोग का साइमन आयोग की कमियां चाहे जो भी हो, साइमन आयोग जो है उसके बारे में ये कहा जाता है उसके मूल्यांकन में कहीं किसी को लिखना हो, IAS PCS की तैयारी करने वाले जो बच्चे हमें देख रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किया, बहुत खुशी हुई, ठीक है, कि वो भिन्न भिन्न जगहों पे IAS PCS की कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको जो है नेहरू रिपोर्ट या इस तरह की जो बातें मैंने आपको बताई, वो बातें उनको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई, उनको लगा कि नहीं कुछ डिफरेंट है, ठीक है ना। तो मैं आपसे जो है वो केवल ये कहना चाहता हूँ, अगर IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, हालांकि ये जो है प्रीलिम्स बेस्ड ज़्यादा है, ठीक है ना, हालांकि जो है ये प्रीलिम्स बेस्ड ज़्यादा है, अभी यहाँ पे मेंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ बातें तो कह रहा हूँ, लेकिन कभी भी आपको कहीं लिखना होगा तो ये ध्यान रखिएगा, साइमन आयोग श्वेत कमीशन था, एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, भारतीयों ने विरोध किया, साइमन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको नहीं एक्सेप्ट किया। तो फिर क्या साइमन आयोग हिंदुस्तान के लिए, अगर मैं कहूं कि उसका क्या कोई सकारात्मक भूमिका भी थी, तो ध्यान रखिएगा थी। और वो किस रूप में थी? वो इस रूप में थी कि उसने जो है वो क्या है कि एक भारत जो कह सकते हैं कि अभी आंदोलन के पड़ाव वर्ष में था, अभी एक प्रकार से सुषुप्त अवस्था में था, भारत के लोग जो है साइमन आयोग की वजह से क्या हुआ कि वो एक जागृत अवस्था में आ गए, वो क्या है कि उठकर फिर से खड़े हो गए, फिर से लगा कि नहीं राष्ट्र हमें पुकार रहा है, और फिर वो लोग जो है वो क्या है कि उसका विरोध किया, ठीक है विरोध किया, वो उस कार्य करता रहा, अलग चीज, लेकिन विरोध की
जो कह सकते हैं कि जो क्रियाएं भारतीयों के द्वारा जो लगातार की जाती रही, उसमें उनका जो उनकी संलग्नता जो बनी रही, उसने क्या किया कि उसने एक भावी आंदोलन की जो है कह सकते उसका एक झलक जो है प्रस्तुत कर दिया। तो ये साइमन आयोग की जो है बहुत बड़ी भूमिका थी। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, इसी आंदोलन असहयोग आंदोलन के बाद ही जो है क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण सेकंड फेज जो है वो प्रारंभ होता है। इसके बारे में देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन को मैं अलग से बताऊंगा। अभी देखिएगा क्या हुआ कि स्वदेशी आंदोलन है ना, स्वदेशी आंदोलन का जब क्रूरतापूर्वक दमन कर दिया गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ होता है, उसका प्रथम चरण प्रारंभ होता है। फिर क्या होता है कि 1916 तक जाते जाते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वगैरह जब स्टार्ट होता है, तो ब्रिटिश सरकार ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जैसा कानून ला कर जो है अपने आप को इतना ताकतवर बना लिया, जिसी को बाद में रॉलेट एक्ट में उसको कन्वर्ट किया था। ठीक है ना, तो वो इतना ताकतवर बना लिया था कि उस समय क्रांतिकारी, तो 1908-9 में जो क्रांतिकारी आंदोलन स्टार्ट हुआ प्रथम चरण, वो 1912-13 तक जाते जाते वो क्या है उसका पहला चरण खत्म हो जाता है। फिर असहयोग आंदोलन सब तक चलता रहता है, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, फिर से क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। और इसी दौरान जो है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद हो गए, सुखदेव, राजगुरु, ठीक है, बहुत सारे जो क्रांति, मनमथ नाथ गुप्त, इस तरह के बहुत सारे क्रांतिकारी थे, वो सब के सब जो है उसमें। तो क्या हुआ कि जो 1922 से 30 के बीच में बहुत सारे सैंडर्स हत्याकांड हुआ, ठीक है, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूटेड बिल के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब विस्फोट हुआ। ठीक है ना, इसी प्रकार बहुत सारे जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 में हुआ। 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में उसको तब्दील कर दिया गया। भगत सिंह जो है बहुत सारे मतलब जो है कम उम्र के थे, लेकिन उनकी जो मतलब जो है उनके जो विचार थे, उनकी जो क्रांतिकारी जो सोच थी, उन सारे मतलब जो है कह सकते हैं कि मतलब ऐसे क्रांतिकारी और एक उत्कट देशभक्त जो लोग थे, उनकी जो कह सकते हैं कि जो एक इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ कि देखिए ऐसी जो भावुक जो कार्रवाइयां होती है ना, एक उत्कट देशभक्ति के जो भाव होते हैं, जो किसी को मरने और मारने की बात करते हैं, तो आप समझ जाइए कि वो इतना भावुक होता है, वो इतना विचारशील होता है, लेकिन उतना संवेदनाओं से भरा होता है, और उसमें भावनाओं की प्रधानता इतनी ज्यादा होती है कि भले ही लोग जो है उसके आंदोलन में खुलकर साथ ना दें, लेकिन उससे मानसिक रूप से जुड़ जाते हैं। तो इस दौरान के जो क्रांतिकारी आंदोलन थे ना, उसने जनता को क्या क्या उद्वेलित किया रखा, उसको इन्वॉल्व किया रखा। भगत सिंह की लोकप्रियता एक वक्त ऐसा था जब गांधी जी, जब उनको फांसी की सजा दी गई थी भगत सिंह को जो है उस समय या दी जा रही थी, उस समय भगत सिंह जो है गांधी जी से भी ज्यादा लोकप्रिय हो गया था। उनकी जो वीरतापूर्ण जो कार्रवाइयां होती थी ना, उत्कट देशभक्ति, एकदम मर जाएंगे कम 22-23 साल की उम्र में अपने देश के लिए प्राणोत्सर्ग कर देना, ये बहुत आसान काम नहीं है। कभी आप सोचिए, कभी आपके ऊपर जो है किसी तरह की अभी कोरोना संकट में जब आपको जो है कुछ विपत्ति पड़ी, मान लीजिए, ठीक है, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन क्या है कि हम घबरा जाते हैं, हम सोचते हैं अब कैसे जिएंगे, ठीक है ना, तमाम तरह की दिक्कतें आने लगती कभी जो है। लेकिन सोचिए भगत सिंह वगैरह सब ऐसे क्रांतिकारी किस मिट्टी के बने थे, तभी तो उन्होंने कहा ना, मतलब आप सोचिए फांसी की तख्त पर जो है जब उनको लटकाया जा रहा था, जब उनको ले जाया जा रहा था, फांसी के तख्त पर गा रहे थे, दिल से निकलेगी ना मरकर भी है वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू है वतन तेरी आएगी। आप कभी कल्पना कर सकते हैं ये सारी चीज़ें जो है वो क्या ना कि आज हम क्या करते हैं, उनके जन्म दिवस पर बहुत सारे जो भी महापुरुष हैं जिन्होंने नेशनल मूवमेंट में शरीक होकर हिंदुस्तान की आज़ादी की इबारत लिखी, उन सब के जन्म दिवस पर हम सब जो है एक रस्म अदायगी करते हैं, ठीक है ना, वो इसीलिए वो, और एक दिन देखा उसके बाद फिर उनकी फिलॉसफी को हम भूल जाते हैं। इसीलिए जो है किसी ने लिखा है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों की यही बाकी निशा होंगी। ठीक है, तो ये जो इस तरह की जो भी मतलब आप देखिए बोलने से आप फील कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक जोश पैदा हो गया, एक आप क्या है कि आप बंध गए ये सारे लेक्चर से जो है। अब आप सोचिए, मैं तो बोल रहा हूं, मैं तो उनको एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन जब वो खुद एक्सप्लेन करते होंगे तो जाहिर सी बात है उस समय कितनी बातें जो है, कितना भारतीयों को एक प्रकार से जो है वो क्या है कि अपने में समेट लेते होंगे, ठीक है ना।
अपने में किस तरह से वो समेट लेते होंगे, ये बात जो है वो क्या है कि समझने की है। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है कि आपको मतलब महसूस करना, आपको समझना है सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण क्या थे। और इसके अतिरिक्त जो 1929 वगैरह सब में मतलब भारत में एक प्रकार से जो मजदूर थे, किसान थे, वो सब बहुत परेशान थे, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में एक प्रकार से रोजगार के सारे साधन जो है खत्म कर दिए थे। कृषि का वाणिज्यीकरण करके जो है, उसके बाद जो है कृषि के फसलों को पण्य वस्तु बनाकर, जो जमीन जो भूमि स्वामी थे उनको भूमिहीन बनाकर, अकाल मतलब सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था नहीं, अकाल की कोई नीति स्पष्ट रूप से नहीं थी। ये तमाम गतिविधियों की वजह से आम लोग संत्रस्त थे, निराश थे, परेशान थे। इसलिए गांधी जी ने जब आह्वान किया सविनय अवज्ञा आंदोलन का, फिर ये जनता जो है वो क्या है कि उनमें शरीक हो गए और तब जाके सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। तो कारण जो है आप समझ गए, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ, ठीक है, ये सारी बातें अब यहां पर आपको जो है एक डायग्राम के थ्रू जो है यहां पे जो लिखा हुआ है वो सारी बातें मैं आपको बता दूं। ठीक है, अब देखिए सविनय अवज्ञा या नागरिक अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना। इसमें देखिए सविनय अवज्ञा क्या है, शॉर्ट में समझाया हमने, ठीक है, हमने आपको ऐसे समझा ही दिया, लेकिन फिर भी यहां पे फैक्ट समझ लीजिए। सविनय अवज्ञा एक प्रकार का असहयोग ही है, ठीक है ना। और ये विचारधारा गांधी जी ने कहां से ली थी, तो ध्यान रखिएगा, ये विचारधारा गांधी जी ने थोरो, एक अमेरिकी अराजकतावादी, ठीक है, विचारक थे थोरो। उनकी पुस्तक थी सिविल डिसओबीडियंस, ठीक है, उनकी पुस्तक थी सिविल डिसओबीडियंस। सिविल डिसओबीडियंस विचारधारा से उन्होंने, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा की कॉन्सेप्ट को जो है ग्रहण किया। और जिसमें क्या था, इसमें यह कहना था कि एक दृढ़ नैतिक अल्पमत, यानी कि अल्पमत में है, यानी कि मुट्ठी भर लोग हो सकते हैं, लेकिन अगर वो जो है दृढ़ हैं, ठीक है, और नैतिक रूप से क्या है कि वो सशक्त है, नैतिक रूप से क्या है कि उनका पक्ष जो है पलड़ा भारी है। देखिए एक भारतीय मुट्ठी भर भारतीय ही भले ही रिवोल्ट करते थे, ठीक है ना, वो अंग्रेज जैसे ताकतवर शक्ति के खिलाफ, लेकिन भले ही वो सैन्य हथियार इत्यादि के दृष्टिकोण से ताकतवर थे, लेकिन नैतिक रूप से ताकतवर कौन हो जाएंगे, जो सत्य होंगे। सत्य जो भी होंगे, ध्यान रखिएगा कि वो नैतिक रूप से बहुत ही सबल होंगे। उनका जो मनोबल है ना, उस नैतिकता की वजह से वो काफी शक्तिशाली रूप से जो है वो क्या है कि वो बरकरार होगा। लेकिन जो अनैतिक है, जिन्होंने गलत किया है, वो चाहे ताकतवर जितना हो, लेकिन नैतिक दृष्टिकोण से उनका मनोबल जो है वो गिरा होता है। तो यहां पे ये कह रहे हैं कि एक दृढ़ नैतिक अल्पमत कोशिश करे तो वह बहुमत की बुराइयों को सुधारने की क्षमता रखता है। आप सोचिए, हिंदुस्तान में अंग्रेजों के पास सारे अधुनातन हथियार थे, ठीक है, गांधी जी के पास अहिंसा सत्य जैसे कह सकते हैं कि एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट था, बस उसको आप हथियार कहते। गांधी जी ने दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये बात क्या है, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि आप सत्य अहिंसा क्या ये कोई हथियार है। हम लोग भले ही एक मतलब जो है मतलब एक आप कह सकते हो कि उसको क्या कहते हैं कि फिगरेटिव एक जो है वर्ड है, वो वर्ड ये है कि हथियार, सत्य और अहिंसा जैसे हथियारों का प्रयोग करके जो दुनिया के शस्त्रागारों में अनूठा था, जो शत्रुओं को मारे बिना उसके मनोबल को जो है वो तोड़ने की क्षमता रखता था। तो ये जो सत्य और अहिंसा है वो जो है वो क्या था, क्यों गांधी जी ऐसा क्यों कर पाए, क्योंकि नैतिक रूप से वो सही थे ना, उनका बल बढ़ा था, आत्मबल बहुत, और नैतिक रूप से सही थे इसलिए उनकी ताकत बढ़ी थी, उनका साहस बढ़ा हुआ था, वो जो है वो डरते। यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, साहस और नैतिकता, अहिंसा, ये सब की बात है। ये जो है, आप अगर कायर नहीं है, आप डरपोक नहीं है, आप में साहस है, तो फिर ये जिंदगी में आपका कारगर हो। लेकिन आप क्या है, अरे अब क्या होगा, तुरंत अगर डर गए तो आपको संभलना पड़े, कष्ट होगा। गांधी जी के ऊपर क्या, गांधी जी को 30 जनवरी 1948 की हत्या की गई है, उनकी हत्या, तो क्या इसके पहले हमले नहीं हुए थे, इसके पहले 6-7 बार हमले हो चुके थे, लेकिन गांधी जी अपने विचारों से डिगते नहीं थे, बस एक बार प्रण कर लिया। तो ये थोड़ा सा कठिन होता है कि आपके ऊपर, आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, आपके ऊपर हमला हो गया तो आपकी हिम्मत टूट जाती है, आप रास्ता बदल देते हैं, आप जगह छोड़ देते हैं, फिर वह काम ही छोड़ देते हो, सोचते हो भाई अपना मतलब जो है जान बची रहेगी, अपना चलो, जिसको हम समाज सुधारक नहीं है, हम जो है समाज को नहीं, हमारे दिमाग में ये आने लगती है, लेकिन गांधी जी के दिमाग में नहीं आया। यही ताकत है, इसीलिए गांधी जी जो है कृशकाय शरीर के व्यक्ति थे, उनको बहुत ज़्यादा ताकत थी नहीं,
बावजूद इसके उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है इतने बड़े अंग्रेज को जो है, ताकतवर को, अंग्रेज को कहीं ना कहीं उनको घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया ना। तो ये अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे ध्यान रखिए, दृढ़ नैतिक अल्पमत कोशिश करे तो वो बहुमत की बुराइयों को सुधारने की क्षमता रखता है। सविनावज्ञा तात्पर्य सरकार द्वारा बनाए गए उन कानूनों का विरोध करना जो नैतिक नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए आंदोलन के कारण सब बता दिया। साइमन आयोग के विरोध की लहर ने यह सिद्ध किया, जनता आंदोलन के लिए तैयार है। स्वराज्यवादियों ने आंदोलन के नई तरीकों से भारतीय जनमानस को उद्वेलित किया रखा। तीसरा, इस दौर के क्रांतिकारी आंदोलन ने भी राष्ट्रीयता की अलख को जगाए रखा। ठीक है, ये बात हमने बता दी। इसके बाद 1930 के दशक में श्रमिकों और किसानों में भी असंतोष की भावनाएं बढ़ गई थी और तात्कालिकरण में नेहरू रिपोर्ट, हमने आपको बताया था नेहरू रिपोर्ट की जो मांग डोमिनियन स्टेटस की थी उसका सरकार के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना। ठीक है, इसके बाद देखिए नेहरू रिपोर्ट वाली बात क्या है, ये तात्कालिक कारण के तौर पे है। तो इसको हमने आपको बताया था कि नेहरू रिपोर्ट में सरकार से जो मांग की गई थी भारत के लिए, जिस तरह के संविधान डोमिनियन स्टेटस का दर्जा, जो हमने बताया सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस के युवा वर्गों ने ऑब्जेक्शन किया और उनसे ये कहा गया, उन्होंने ये कहा कि जब 1927 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को हमने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है तो उससे कम हम डोमिनियन स्टेटस के मुद्दे पर सरकार के साथ समझौता क्यों करें, उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है ना, तो जब उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है, तो उनको ये समझाया गया था, गांधी जी ने बीच बचाव किया और उन्होंने कहा कि ऐसा है, हम सरकार को 31 दिसंबर 1929 ईस्वी का एक अल्टीमेटम देते हैं, सरकार यदि उस तारीख तक हमारे डोमिनियन स्टेटस की मांग को स्वीकार कर लेती है तो ठीक है, नहीं करेगी तो गांधी जी ने खुद कहा कि प्रस्तावित जो लाहौर अधिवेशन है वहां पे पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव मैं खुद रखूंगा। और वायसराय इरविन ने सचमुच में जब 31 दिसंबर 1929 तक का जो अल्टीमेटम था उस पर कोई ध्यान नहीं दिया तो फिर क्या हुआ कि गांधी जी ने तब लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा। उसको करतल ध्वनि से जो है उसका समर्थन किया गया। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारत की पहली पूर्ण स्वाधीनता दिवस, ध्यान रखिएगा 26 जनवरी, इसीलिए हिंदुस्तान में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी। आप सोचिए कि 1947 के पहले, देश की आज़ादी के पहले भारत में 26 जनवरी 1930 से ही जो है 26 जनवरी के दिन को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। लेकिन हिंदुस्तान आज़ाद 15 अगस्त हो गया तो आप स्वाधीनता दिवस आज़ादी के बाद 26 जनवरी को तो मनाएंगे नहीं, आप 15 अगस्त को मनाएंगे। तो 15 अगस्त को, लेकिन क्या था, अब 26 जनवरी का दिन इतना ऐतिहासिक था कि हर साल 1930 से लेकर 47 तक मना रहे थे आप। तो उसमें क्या हुआ कि 26 जनवरी के दिन की महत्ता को बनाए रखने के लिए आपको पता होगा 26 नवंबर 1949 को ही हमारे देश का संविधान लेखन का काम पूरा हो गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी के दिन किया गया इसलिए क्योंकि 26 जनवरी का दिन इंपॉर्टेंट था। उसको अगर 26 नवंबर 1949 को ही संविधान लागू कर देते तो हमारे गणतंत्र दिवस तो 26 नवंबर को मनाया था, 26 जनवरी का कोई बात ही नहीं आती। लेकिन 26 जनवरी का जो डेट है वो इतना इंपॉर्टेंट था कि उसकी महत्ता को बनाए रखने के लिए 1.5-2 महीने रुकना ज़्यादा बेहतर समझा, ताकि इस ऐतिहासिक दिन को हम कभी भी अपनी नज़रों से ओझल ना करें, अपने मन मस्तिष्क से उसकी जो इम्पोर्टेंस, उसकी जो महत्ता है वो खत्म ना हो पाए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया यहाँ पर जो है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा, पूरी बात लिख दिया। नेहरू रिपोर्ट 1928 और डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस के युवा वर्गों ने विरोध किया तो इनको यह कहकर समझाया गया कि 31 दिसंबर 1929 तक यदि सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है तो फिर आंदोलन चलाया जाएगा। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है ना, महात्मा गांधी ने कहा था। इसके बाद देखिएगा 31 दिसंबर 1929 को सरकार वायसराय इरविन ने अल्टीमेटम नहीं मानी, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कांग्रेस अधिवेशन है। ठीक है, इसके बाद 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहली पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएगा। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और लाहौर में रावी नदी के किनारे तिरंगा लहराया गया। ध्यान रखिएगा, तिरंगा 31 दिसंबर 1929 को नहीं लहराया गया, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहली पूर्ण स्वाधीनता दिवस। बल्कि जो है थोड़ा सा मतलब इसमें कंफ्यूजन है, ये ध्यान रखिएगा। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ लाहौर में रावी नदी के किनारे। ठीक है, प्रस्ताव पारित हुआ और ध्यान रखिएगा इसी दिन तिरंगा लहराया गया।
ये मैं गलत यहाँ पे बनाया, ये जो है एक्चुअली कंफ्यूजन वाला है, भी सवाल इस तरह से आया हुआ है। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव जो है तिरंगा लहराया गया, ठीक है, जिस दिन यानी 31 दिसंबर 1929 को तिरंगा लहराया गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ना कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। 26 जनवरी 1930 को पहली पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया लाहौर में रावी नदी के किनारे, ठीक है। और इसी पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तब गांधी जी के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया, ठीक है। अब आगे बढ़िए। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने क्या किया कि पूर्ण डोमिनियन स्टेटस की मांग नहीं मानी। गांधी जी ने कह दिया कि भाई पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हो गया, और उसके और कांग्रेस ने गांधी जी को जिम्मेदारी दी कि पूर्ण स्वराज अब प्राप्त कैसे होगा, ये सारी तैयारी आपको करनी है, इस पर पूरा निर्णय जो है वो आपको लेनी है, ठीक है। तो गांधी जी ने कोई निर्णय लेते इसके पहले जो है कोशिश की कि ब्रिटिश सरकार से समझौता हो जाए। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने सरकार के समक्ष 11 सूत्रीय कार्यक्रम रखा, सरकार ने ठुकरा दिया। अपने समाचार पत्र, और ध्यान रखिएगा रखा किसके थ्रू, समाचार पत्र यंग इंडिया के माध्यम से, सरकार ने ठुकरा दिया। तो गांधी जी ने फिर क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया, ठीक है, निर्णय लिया, तैयारी स्टार्ट हो गई, और फिर आंदोलन प्रारंभ या कुछ और डिसीजन लेते, तैयारी हो रही थी, लेकिन गांधी जी ने फिर सोचा। एक बार देखिए यहां पे मतलब आप ये समझने की कोशिश करिएगा कि गांधी जी ने सरकार के साथ कई बार समझौता करने की कोशिश की। गांधी जी अचानक कोई आंदोलन तैयार खड़े नहीं करते थे, ब्रिटिश सरकार को बेवजह नहीं, पहले उन्होंने कई बार कोशिश की कि भाई बातचीत से बात सुलझ जाए, बात जो है वो क्या समझौता हो जाए। यहां पे रखा, नहीं मानी, फिर तैयारी स्टार्ट हो गई, लेकिन कुछ हो पाता, कुछ करते आगे। लेकिन इसके पहले भी 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने अंग्रेजी मित्र रेजिनाल्ड रेनाल्ड्स के माध्यम से सरकार के साथ समझौता करने की कोशिश की, किंतु फिर असफल रहे। और ध्यान रखिएगा गांधी जी ने उधर दांडी मार्च की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन वो स्टार्ट करने के पूर्व एक बार समझौता किया, ब्रिटिश सरकार ने फिर से नहीं माना। तब गांधी जी ने कहा था, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, अब हमें पत्थर मिला, ठीक है, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी, किंतु हमें क्या मिला, पत्थर मिला। ये बात जो है ध्यान रखिएगा, कब का, 2 मार्च 1930 को। दांडी मार्च कब स्टार्ट होता है, 12 मार्च 1930 को, यानी दांडी मार्च के पहले कहा। ये ध्यान रखिएगा, ये सवाल आ चुका है, समझ रहे हैं ना, ये सवाल आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना के पहले गांधी जी ने कहा था कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी, किंतु हमें पत्थर मिला। तो ये याद रखिएगा, ये दांडी मार्च के पहले होगा, ना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले, ना कि असहयोग आंदोलन के पहले, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, तो ये हो गया। इसके बाद आगे देखिए कि तुलना, अब जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च प्रारंभ हुआ 78 सहयोगियों के साथ। कहां से, साबरमती आश्रम से। कहां पे, अहमदाबाद। कब प्रारंभ हुआ, 12 मार्च 1930 को। और कहां तक जानी थी, दांडी तक। दांडी कौन से जिले में, ये सब सवाल आ चुका है। नौसारी जिले में, दोनों कहां पे, गुजरात में। और ध्यान यहाँ रखिएगा 12 मार्च को स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 12 मार्च को स्टार्ट हुआ और गांधी जी 5 अप्रैल को पहुंचे, ये ध्यान रखिएगा। नमक कानून तोड़ते 6 अप्रैल को है, समझ रहे हैं ना, लेकिन ये 12 मार्च को यहां से चले और 5 अप्रैल को पहुंच जाते हैं, ठीक है। डिस्टेंस ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस भी पूछा गया था, 385 किलोमीटर, और ये 241 माइल्स के बराबर होता है, ठीक है ना, 78 सहयोगियों के साथ। और ये जो मार्च है, इस मार्च, दांडी मार्च की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के पेरिस मार्च तथा मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी, ठीक है। और 78 जो सहयोगी थे ना, उसमें सर्वाधिक जो संख्या थी 31 गुजरात के, और तत्पश्चात 13 जो लोग जो है वो महाराष्ट्र के थे, ठीक है। और गांधी जी ने कह दिया था कि ये मार्च कर रहे हैं, गांधी जी की गिरफ्तारी, गांधी जी ने साफ कहा था कि हमारी गिरफ्तारी होगी तो अब्बास तैयब जी को इसका नेतृत्व करना है, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना है कि इसमें एक भी महिला नहीं थी, ठीक है, और 2 मुसलमान और 1 ईसाई इसमें जो है इस 78 सहयोगी में शामिल थे। तो इसमें जो है सवाल पूछा गया था कि इस सहयोगी में कौन कौन शामिल थे, ठीक है। तो 78 सहयोगी में ध्यान रखिएगा, ईसाई थे, 1 ईसाई थे, 2 मुसलमान, 1 भी महिला नहीं थी, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है वो क्या है कि महाराष्ट्र से गुजरात से 31 और महाराष्ट्र से 13 लोग थे, ठीक है। ये जो है क्या आपको समझना है, ठीक है। इसके बाद आपको जो है कि इधर देखिए दांडी मार्च की कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने बताया। 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ, 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे, 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा। प्रातःकालीन प्रार्थना के बाद समुद्र के किनारे एक मुट्ठी पहले डुबकी लगाई और एक मुट्ठी नमक उठाकर
ना कि नमक बनाकर, ये भी ध्यान रखिएगा। एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। और ध्यान रखिएगा दांडी मार्च में 78 सहयोगियों में सर्वाधिक गुजरात से, फिर महाराष्ट्र से। और इस दांडी मार्च के दौरान गांधी जी ने रामधुन रघुपति राघव राजा राम का गायन किया। और ये रघुपति राघव राजा राम के शब्द जो है श्री नमः रामायण से लिया गया, जिसकी रचना लक्ष्मणाचार्य ने किया था। और ध्यान रखिएगा बहुत सारे लोग जो है रघुपति राघव राजा राम के लेखक के तौर पे विष्णु दिगंबर पलुस्कर बताते हैं, जो कि गलत है। विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने केवल उससे म्यूजिक दिया था, और जिससे लिया गया वो श्री नमः रामायण पुस्तक से लिया गया। और लक्ष्मणाचार्य ने इसकी रचना की थी, रघुपति राघव राजा राम गांधी जी का प्रिय भजन था। लेकिन सबसे प्रिय भजन था वैष्णव जन तो तेनो कहिए, जिसको गुजराती वैष्णव संत नरसिंह मेहता ने जो है वो क्या है कि लिखा था। ठीक है ना, तो ये हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद आंदोलन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, जैसे जहां समुद्र था वहां पे तो नमक कानून तोड़ेंगे, लेकिन जहां समुद्र नहीं है वहां पे कैसे करोगे, तो वहां पे अन्य तरीके से कानून की अवज्ञा की गई। जैसे बिहार में चौकीदारी टैक्स, कर्नाटक और मध्य प्रांत में वन टैक्स के विरुद्ध हुआ, उत्तर प्रदेश में कर ना दो लगान ना दो का आंदोलन चलाया गया, असम में कनिंघम सर्कुलर, ठीक है, लायन सर्कुलर और कार्लाइल सर्कुलर जो है वो स्वदेशी आंदोलन के दौरान आया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान वहां पे जो है वो असहयोग आंदोलन के दौरान था। ठीक है, असम में कनिंघम सर्कुलर के विरुद्ध जो है शिक्षा से संबंधित था, उसके विरुद्ध आंदोलन चलाया गया। सी राजगोपालाचारी, ध्यान रखिएगा कि उन्होंने त्रिचरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा की तमिलनाडु में। ठीक है, के केलप्पन ने कालीकट, केरला में के केलप्पन ने कालीकट से पायन्नूर तक का जो है नमक यात्रा चलाई। गोप बंधु चौधरी ने उड़ीसा में, ठीक है, गोप बंधु चौधरी जो है उड़ीसा में हो गए। ठीक है, इसी प्रकार नमक सत्याग्रह के मुख्यालय के रूप में शिवरम की स्थापना सैनिक शिविर की तर्ज पर आंध्र प्रदेश में किया गया। तो ये सब थोड़ा सा फैक्ट्स है, ये सब याद रखिएगा। ये सब सवाल जितनी भी बातें बता रहा हूँ सब यहाँ पे आ चुका है। और आप देखिएगा कि छतरपुर बुंदेलखंड में वहाँ पे डाकू मंगल सिंह ने कर ना दो का आंदोलन चलाया था। इसी आंदोलन के दौरान प्रभात फेरियां निकाली गई, सुबह सुबह बच्चे वगैरह सब निकलते थे और उसमें राष्ट्रगान जन गण मन का गायन करते हुए, ठीक है, वंदे मातरम का गायन करते हुए ये सब जो है निकलते थे। जादुई लालटेन, ठीक है, जादुई लालटेन जो है वो क्या है कि इसका प्रयोग इस दौरान किया गया। बच्चों की वानर सेना, लड़कियों की माजेरी सेना का गठन, ये सब इस आंदोलन की एक विशेषता है। इस दौरान की इसकी एक डिस्टिंग्विश्ड फीचर जो है जिसको आप कह सकते हो कि ये सब है। ठीक है ना, इसके बाद देखिएगा कि इसी आंदोलन के दौरान पहली बार नेहरू परिवार की अनेक महिलाओं ने, इंदिरा गांधी ने इसी में पहली बार भाग लिया। ठीक है, कमला नेहरू जो है उन्होंने भाग लिया। इसके बाद पश्चिमोत्तर प्रांत, ये सब सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। खान अब्दुल गफ्फार खां सीमांत गांधी कहलाते थे, फ्रीडम फ्रंटियर गांधी कहलाते थे। बादशाह खां शेरे अफगान कहलाए, ठीक है, शेरे अफगान कहलाए। इनकी जो संस्था थी वो खुदाई खिदमतगार 1929 में स्थापित हुआ था, ईश्वर का सेवक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका जो आंदोलन था वो लाल कुर्ती आंदोलन था। और इसमें एक सवाल आया था कि इसमें क्या हुआ, लाल कुर्ती आंदोलन जब बहुत ही ताकतवर होने लगा तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, गढ़वाली रेजिमेंट के सैनिकों को आदेश दिया कि इन पर गोली चलाइए। लेकिन 18वीं चंद्र सिंह गढ़वाली रेजिमेंट के सैनिकों ने उन पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, सरकारी आदेश के विपरीत जो है। और बाद में क्या हुआ, इन सैनिकों पर कोर्ट मार्शल हुआ, कड़ी से कड़ी सजा दी गई। और खान अब्दुल गफ्फार खां का न्यूज़पेपर याद रखिएगा, पख्तून है, जो पश्तो भाषा, अफगानिस्तान की भाषा पश्तो में निकलती थी। और इस पर बाद में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो 10 रोजा के नाम से, एक नए नाम से इसका जो है वो क्या कि संचालन किया गया। तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, खान अब्दुल गफ्फार खां, सीमांत गांधी। देखिए ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या है, मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन कम रहा, लेकिन कुछ अपवाद की अगर बात की जाती है उसमें खान अब्दुल गफ्फार खां का भी नाम आता है। और जिस संस्था की स्थापना की, खुदाई खिदमतगार, बहुत बार आया है। लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था, बहुत बार आया है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खां को। किसने गोली चलाने से इंकार कर दिया, गढ़वाली रेजिमेंट के सैनिकों ने। पख्तून नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया, तो हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां ने। ठीक है, इसी तरह से पूर्वोत्तर भारत में यदुनांग के नेतृत्व में एक आंदोलन चला। ठीक है, ब्रिटिश सरकार जो आंदोलन का नाम था
जियाल रंग आंदोलन, ये ध्यान रखिएगा कि ये सवाल पूछा गया था, जियाल रंग आंदोलन का संबंध कौन से आंदोलन से था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। ये लगान बंदी तथा असहयोग से संबंधित था। ब्रिटिश सरकार ने इनको गिरफ्तार करके फांसी की सजा दे दी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? यदुनांग की बहन थी रानी गिडालू या गौंडीनल्लू ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इनको भी गिरफ्तार कर आजीवन उम्र कैद की सजा दे दी गई। ये ध्यान रखिएगा, रानी गिडालू या गौंडीनल्लू को नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है और इनको भारत का जॉन ऑफ आर्क कहकर भी पुकारा जाता है। और इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, उम्र कैद की सजा दे दी गई। और आप सोचिए 1931 से लेकर 1947 तक लगभग 16-17 साल तक जो है ये जेल में ही जो है वो क्या है कि उनको जो है व्यतीत करना पड़ा। और जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद ही जाकर जवाहरलाल नेहरू ने इनको जेल से रिहा किया, इनको रानी की उपाधि प्रदान की। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा भारत उन्हें ससम्मान याद रखेगा। याद रखिए, सोचिए, महसूस करिए, अपने आप से सवाल करिए कि क्या आप रानी गिडालू का नाम जानते हैं? तो आपके मन में जो प्राय जो लोग होंगे वो कहेंगे नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू की यह बात जो है गलत सिद्ध हो गई कि एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा भारत उन्हें सम्मानपूर्वक याद करेगा। फिलहाल नहीं जानते थे, बट आज से आप जान जाइए, रानी गिडालू, जिनको नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है, जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्होंने मतलब कह सकते हैं कि महती भूमिका निभाई, बढ़ चढ़ कर भाग लिया, गिरफ्तार कर लिया गया, उम्र कैद की सजा दी दी गई। 16-17 साल तक मणिपुर और नागालैंड, असम के विभिन्न जेलों में व्यतीत करना, पूरी लाइफ जो है, पूरा जो कह सकते हैं युवावस्था उनका जेल के पीछे ही, सलाखों के पीछे ही व्यतीत हो गया। ठीक है, तो रानी गिडालू या गौंडीनल्लू याद रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे हमने लिखा गिडालू या गौंडीनल्लू। तो ये हो गया लगान बंदी। तो जियाल रंग आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें यदुनांग और दूसरा हो जाएंगे क्या? रानी गिडालू। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 5 मई 1930 ईस्वी को ध्यान रखिएगा, गांधी जी को कैद कर लिया गया। कैद किया गया गांधी जी के बाद आंदोलन में कौन आए? अब्बास तैयब, जिनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तब कौन आए? सरोजिनी नायडू। ये सवाल आता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सरोजिनी नायडू ने जो है कमान संभाली थी। इसके बाद आंदोलन का सबसे तीव्र रूप धरासना, बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में हुआ था और यहाँ के नमक डिपो पर 2500 सत्याग्रह ने, इसमें जो है गांधी जी के पुत्र मणिलाल, फिर जो है सरोजिनी नायडू, इमाम साहब, ये सब इसमें जो है इस आंदोलन में शरीक हुए थे और वो सरकार ने क्रूरतापूर्वक इसका दमन किया था। और इसके क्रूरतापूर्वक दमन की कहानी वेब मिलर, जो अमेरिका के यूनाइटेड प्रेस के न्यू फ्रीमैन नामक समाचार पत्र के संवाददाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने इसका जिक्र किया था? वेब मिलर ने। तो वहां पे धरासना में भयंकर जो है वो क्या है कि ये हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये आंदोलन जो है वो चलता रहा। ठीक है, इसी बीच आपको पता होगा मई 1930 ईस्वी में साइमन आयोग की रिपोर्ट आती है और साइमन आयोग की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए ब्रिटेन में, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया? क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। ठीक है ना, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद अब चूंकि कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो भारत विषयक मामले में किसी महत्वपूर्ण निर्णय पे पहुंच सकती नहीं थी सरकार। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कह सकते हैं कि उनको गांधी जी भाग ले सके, कांग्रेस भाग ले सके, इसके लिए मनाने की कोशिशें प्रारंभ हुई। और फिर 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी और वायसराय इरविन के बीच एक समझौता होता है, जिसे दिल्ली समझौता, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। उसके अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया, पोस्टपोन्ड, समाप्त नहीं किया, ध्यान रखिएगा, पोस्टपोन्ड कर दिया गया। और फिर जो है गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पर वो भाग लेने जाते हैं। ठीक है, भाग लेने जाते हैं, फिर वहां से खाली हाथ वापस लौटते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो स्थगित था उसका दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा असर जो है फिर नहीं होता है और इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन का कह सकते हैं कि उसका समापन हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल ये रहा आज की पेशकश जो है। आज हमने जो है वो क्या है कि जो बातें बताई, उम्मीद करता हूँ कि सारे फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया और आप उससे कुछ लाभ हासिल कर पाएंगे, आप लाभान्वित हो सकेंगे। बेहतर भविष्य की शुभकामना के साथ जो है आज मैं विदा ले रहा हूँ और कल मैं फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।